हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PNS नॉलेज में। तो गाइस, अभी तक के लेक्चर्स में हम C++ का बेसिक जान चुके हैं। सो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि C++ में कोडिंग कैसे की जाती है, C++ में कौन कौन से हेडर फाइल यूज़ की जाती हैं और C++ को लिखने का तरीका क्या होता है, क्लास कैसे बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट कब बनाया जाता है, ये सब जानेंगे एक प्रैक्टिकल के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो C++ में कई सारे हेडर फाइल यूज़ की जाती हैं, लेकिन मिनिमम 2 हेडर फाइल को यूज़ में लेते हैं, जिनमें से पहली हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड iostream.h। सी लैंग्वेज की तरह ही इंक्लूड का मीनिंग C++ में भी इंक्लूड करना ही होता है। इस हेडर फाइल में I इनपुट को दर्शाता है तथा O आउटपुट को। और आप ये तो पहले से ही जानते होंगे कि .h का मीनिंग हेडर फाइल होता है। सो iostream C++ की लाइब्रेरी में एक प्रीडिफाइंड क्लास है जिसमें cout और cin एज आ ऑब्जेक्ट हैं। cin का उपयोग इनपुट के लिए किया जाता है और cout का उपयोग आउटपुट के लिए। जैसे कि हम सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए scanf और आउटपुट के लिए printf का उपयोग करते थे, उसी तरह C++ में cin और cout का उपयोग किया जाता है। और cin cout को यूज़ करने के लिए हमें हैज़ इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल की ज़रूरत होती है। सो आई होप कि आपको इस हेडर फाइल का इम्पोर्टेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड हेडर फाइल। तो सेकंड है हैज़ इंक्लूड conio.h। इस हेडर फाइल को आप सी लैंग्वेज में भी यूज़ करते आए हैं, सो इसका उपयोग तो आप भली भांति जानते ही होंगे। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। conio.h हेडर फाइल का यूज़ कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने के लिए किया जाता है, जिनमें से कुछ फंक्शंस आपने सी लैंग्वेज में भी यूज़ किए होंगे, जैसे कि getch फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। स्क्रीन होल्ड करने के लिए getch फंक्शन का यूज़ किया जाता है तथा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि C++ को लिखने का जो तरीका होता है वो डाउन टू अप अप्रोच होती है। कहने का मतलब C की जो अप्रोच होती थी अप टू डाउन, C++ उसकी जस्ट उल्टी होती है, डाउन टू अप। इसका मतलब ये नहीं है कि C ऊपर से नीचे को लिखी जाती थी तो C++ नीचे से ऊपर को लिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अंतर ये है कि C में पहले बड़ा काम पहले होता था और छोटा काम बाद में। कहने का मतलब C में सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया जाता था और छोटी प्रॉब्लम को उसके बाद सॉल्व किया जाता था, लेकिन C++ में इसके जस्ट उल्टा होता है। C++ में छोटी प्रॉब्लम्स को पहले हैंडल किया जाता है, उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। इसी वजह से C++ को सी लैंग्वेज से सरल मानी जाती है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहले हल करके बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से हल किया जा सकता है। सो आज के लेक्चर में हम एडिशन के एक प्रोग्राम के ज़रिए समझेंगे कि C++ की कोडिंग किस तरह की जाती है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम इसमें एक क्लास बनाते हैं। आप लोगों को मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि C++ में क्लास पहले क्यों बनाते हैं। क्लास क्या होती है ये आप पिछली वीडियो में ही बहुत सरल भाषा में समझ चुके हैं। क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड लिखते हैं और एक 1 स्पेस देके कुछ भी क्लास का नाम लिखते हैं। वेरिएबल और ऑब्जेक्ट की तरह क्लास का भी हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर लेटर लिखने के C वाले ही नियम सारे C++ में भी याद रखना है। तो चलिए, यहाँ पर हमने एडिशन नाम की एक क्लास बनाई हुई है
क्लास की जितनी भी कोडिंग होती है वो सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती है। फंक्शन की तरह ही इसमें भी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज का उपयोग किया जाता है। तो अब हम इस क्लास में एडिशन के प्रोग्राम का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो अब हमें ये पता है कि एडिशन के प्रोग्राम में एडिशन करने के लिए न्यूमेरिक नंबर चाहिए होता है और उन न्यूमेरिक नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रोग्राम में हमें पता है कि लगभग 3 वेरिएबल हमें चाहिए पड़ेंगे। अच्छा, वेरिएबल से याद आया कि वेरिएबल्स 2 प्रकार के होते हैं, SMA वेरिएबल्स और DMA वेरिएबल्स। SMA वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिसमें या जिस प्रोग्राम में हमें ये पता हो कि उसमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में हम SMA वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम। इसमें हमें पता है कि एक फर्स्ट न्यूमेरिक नंबर एंड सेकंड न्यूमेरिक नंबर 2 नंबर चाहिए होंगे और उनके आंसर स्टोर करने के लिए एक थर्ड न्यूमेरिक नंबर के स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए होगा। तो इस प्रोग्राम में हम SMA वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं और जिस प्रोग्राम में हमें ये पता नहीं होता कि इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस कंडीशन में हम DMA वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर्स में DMA वेरिएबल्स का डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल हमें पता है कि कितने वेरिएबल्स चाहिए हैं। तो फर्स्ट नंबर स्टोर करने के लिए, पहला नंबर स्टोर कराने के लिए फ्लोट टाइप का N2 नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं और दूसरा नंबर स्टोर कराने के लिए फ्लोट टाइप का N2 नाम का एक वेरिएबल ले लिया है तथा दोनों का सम स्टोर कराने के लिए एक आंसर नाम का वेरिएबल्स भी ले लेते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो हुआ हमारी जगह कंप्लीट। मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि वेरिएबल्स 2 टाइप से 2 तरह के होते हैं। एक टाइप तो मैंने आपको अभी बताया। एक टाइप ये होता है कि एक वेरिएबल्स को इंस्टेंट मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। कहने का मतलब, एक वेरिएबल्स को इंस्टेंट मेंबर वेरिएबल बोलते हैं और दूसरे वेरिएबल्स को स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर करता हूँ, भागिएगा नहीं। लोकल वेरिएबल को इंस्टेंट मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। लोकल मतलब किसी फंक्शन में हो सकता है या किसी क्लास में। समझ में आया इस शो पे? अभी भी नहीं आया? चलो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ उसे नोटिस करो। लोकल वेरिएबल्स को बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, पर स्टैटिक वेरिएबल्स को पूरे प्रोग्राम में कभी भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। स्टैटिक वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। और अभी हम जो वेरिएबल्स बना रहे हैं ये इंस्टेंट वेरिएबल हैं, इसलिए इन्हें बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अगर आप ये कहो कि ये चीज़ तो एक्सेसिबिलिटी मोड पे डिपेंड करती है, जैसे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, है ना? ओ हाँ यार, इसके बारे में आपको कहाँ से पता होगा? सी लैंग्वेज में एक्सेसिबिलिटी मोड भी नहीं थे। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्सेसिबिलिटी मोड 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक मोड वह मोड होता है जिसे कोई भी यूज़ या कोई भी एक्सेस कर सकता है और प्राइवेट मोड वह मोड होता है जिसे बिना इजाज़त के एक्सेस नहीं किया जा सकता। और थर्ड है प्रोटेक्टेड मोड। इसे हम इनहेरिटेंस के टॉपिक में क्लियर से समझेंगे। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन एक्सेसिबिलिटी मोड को लाने का रीज़न क्या है? तो सी में ये सब ना होने की वजह से, सी की प्रोग्रामिंग करने से जो प्रोग्राम तैयार होता था उसके क्रैक होने के बहुत चांस रहते थे, क्योंकि उसे कोई भी एक्सेस कर सकता था। पर C++ में इन एक्सेसिबिलिटी मोड के ज़रिए हम एज अ प्रोग्रामर, हमसे मतलब प्रोग्रामर जिस चीज़ को चाहे पब्लिक बना सकता है
और जिसे सिक्योर करना हो या प्राइवेट रखना हो तो उसे प्राइवेट भी रख सकता है। ये अधिकार इससे हमें मिल जाता है। तो इससे क्रैक होने के चांस बहुत कम हो गए। सो इसीलिए हमने इन वेरिएबल्स को प्राइवेट लिया है, लेकिन हम इन्हें बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? क्योंकि प्राइवेट है इसलिए बाहर से एक्सेस तो ये हो नहीं सकते। अगर हम इन्हें पब्लिक बना दें तो क्रैक होने के चांस हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड बनाते हैं पब्लिक मोड पे, ताकि वो उसे बाहर से हम एक्सेस कर सकें। और पब्लिक मोड में हम कुछ फंक्शंस बना लेते हैं जिससे हम उन फंक्शंस को बाहर से एक्सेस कर सकें। और फंक्शन इसी क्लास के मेंबर होने के चलते वो इन प्राइवेट मेंबर्स को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक मोड में फ़न नाम का एक फ़ंक्शन बनाया और सबसे पहले एक स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें यूज़र से फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए कहा गया हो। तो सी लैंग्वेज में ऐसा करने के लिए printf का यूज़ करना होता था और इसी काम को C++ में cout लिख कर किया जाता है। cout लिखते हैं, उसके बाद बिना स्पेस दिए 2 इंगला ब्रैकेट लिखते हैं, फिर वो मैसेज लिखते हैं जिसे हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है। ये नोट कराने के बाद अब हम चाहते हैं कि जो यूज़र इनपुट देगा उसे हम n1 में स्टोर कराएं। तो उसके लिए cin > और उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसमें हमें वो न्यूमेरिक स्टोर कराना है। और इसी तरह हम सेकंड को भी स्टोर करा लेंगे। cout की मदद से मैसेज प्रिंट कराएंगे, cin की मदद से नंबर स्टोर कर लेंगे। ऐसा करके हमारा एक फ़ंक्शन तैयार हो गया। चाहे तो हम सारी कोडिंग एक ही फंक्शन में कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए कुछ और फंक्शंस भी बना लेते हैं। fun2 नाम से एक और फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन में दोनों का सम स्टोर करा लेते हैं और cout की मदद से स्क्रीन पे आंसर प्रिंट करा देते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा ब्लूप्रिंट तैयार के ऐसे प्रोग्राम क्लियर होगा। अब बनाते हैं हम मेन फंक्शन। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं और एडिशन क्लास का ऐड नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऐड फंक्शन द्वारा उन फंक्शंस को कॉल करते हैं। गेट ch फंक्शन लगाते हैं स्क्रीन होल्ड करने के लिए एंड लास्ट पे मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है। आइए कुछ नंबर्स को ऐड करके इस प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हैं। वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हमने प्रोग्राम की कोडिंग पहले से ही कंप्लीट कर रखी है, क्योंकि आपको कोडिंग तो पहले से ही स्क्रीन पे समझा चुके हैं। तो चलिए अब लाइव देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम C++ का पूरा कोर्स इस चैनल पे कंप्लीट करा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें।